हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश खरवार, योर फिजिक्स ट्यूटर। तो आज वर्क पावर एनर्जी का हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क डन के बारे में बेसिक आइडिया लिया है कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। ठीक, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वर्क डन की यूनिट क्या है, वर्क डन का डायमेंशन क्या है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी हमने बेसिक चीजें देखी। अब वर्क डन डिफरेंट फोर्सेस की वजह से क्या होता है ये हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। ठीक, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो हम लोगों ने देखा कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स में कैसे निकलता है ना। कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन के लिए सिंपली हम लोगों ने क्या लिखा, ओके, कि वर्क डन है ना इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट एस विच बिकम्स एफ एस कॉस थीटा। ठीक, ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से था। अब इसमें कॉस थीटा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि ये वैल्यू सिंपल आ जाती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, है ना। या फिर डिस्प्लेसमेंट को कई बार डी से डिनोट किया जाता है तो उसको एफ डी भी लिख सकते हैं, एफ एस या डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक, अब बात आती है कि ये तो फोर्स कांस्टेंट फोर्स था। हर बार ऐसा नहीं होगा कि वर्क डन के लिए जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है ना। जैसे कल मैंने एग्जांपल भी लेके बताया था कि वेरिएबल फोर्स कैसे कब हो जाता है। जैसे कि अगर मैं ड्रैग की बात करूं, ड्रैग फोर्स जो होता है ना, पानी में जो ड्रैग फोर्स लगता है विस्कस फोर्स वो हो गया, या फिर एयर में जो ड्रैग फोर्स लगता है वो वेरिएबल होता है ना। वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बहुत तेज हो तो ड्रैग ज़्यादा लगता है और वेलोसिटी कम हो तो ड्रैग कम लगता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस भी हो सकते हैं जो कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल हो सकते हैं। मतलब हर डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल के लिए वेरिंग फोर्स हो। तो वेरिंग फोर्स के लिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अब फोर्स अलग अलग है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल वर्क डन लिखना पड़ेगा। लाइक अगर मैं एक सिंपल सा केस आपको लेके बताऊं तो मान लो कि एक ऐसा हिल है ना, हिल है जिसका ये लेंथ L है और ये R है या X है, व्हाटएवर। अब देखो, एक ये है बॉक्स है, इसको ऊपर लेके जाना है एक फोर्स लगा के, अब ये बोला जाए कि मिनिमम फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जाओ। क्या है? मिनिमम फोर्स लगा के लेके जाओ। तो जब मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे हमें ये फोर्स जो है वो सिर्फ mg sin थीटा लगाना पड़ेगा। अगर mg sin थीटा से ज्यादा लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें हर बार फोर्स कैसा लगाना है, mg sin थीटा लगाना है। तो अगर mg sin थीटा ही फोर्स लगाओगे तो थीटा तो वेरिएबल है, समझ रहे हैं आप लोग, थीटा वेरिएबल। तो अगर थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, देखिए ध्यान से, थीटा वेरिएबल है तो फोर्स हर पॉइंट पे वेरी करता जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा वेरी करता जाएगा। तो ये जो फोर्स हो गया, ये फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि एक छोटा कोई पार्ट ले लेंगे, मान लो इतना पार्ट ले लिया dr, इतना छोटा सा पार्ट ले लिया और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क डन लिखेंगे। तो उस केस में वर्क डन लिखा जाता है dw यानी कि स्मॉल वर्क डन। सिर्फ इतने पार्ट के लिए वर्क डन लिख रहा हूं मैं कि दैट dw इज इक्वल्स टू f डॉट dr, ये हो गया dw। अब इसमें अगर वर्क डन निकालना पड़े हमें तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr, जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से लेके r तक हो। समझ रहे ना आप लोग, ये जो dr लिखा है मैंने, ये dr की वैल्यू यहां से लेके यहां तक मुझे डालनी पड़ेगी, तब जाके पूरा वर्क डन कवर होगा। तो उस केस में जहां पे फोर्स मेरा वेरिएबल होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा उस डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत हल्का सा है, बहुत माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट है, तो इस माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी वो भी बहुत माइन्यूट चेंज होगी। उस माइन्यूट चेंज को नेग्लिजिबल मान के ये कहा जाता है कि उस इंस्टेंट पे जहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है वहां पे फोर्स कांस्टेंट रहा होगा,
वहां पे फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, तो उस इंस्टेंट के लिए मैंने लिखा है कि F डॉट डी आर या F इंटू डी आर, जब F और R डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल हो। ठीक, F डॉट डी आर लिख दिया हम लोगों ने इसके लिए, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वाली चीज जो है ये हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन गया कि फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। अगर आप ये अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है ये F बाहर आ जाएगा। इफ कांस्टेंट, जैसे देखिए इफ F इज इक्वल टू कांस्टेंट C, तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू F बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विच विल बी इक्वल टू F इंटू आर, जो कि पहले आएगा। समझ रहे ना आप लोग? कब? जब F और डी आर सेम डायरेक्शन में हो यानी कि पैरेलल हो, तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा वेरिएबल फोर्स के लिए। क्लियर? जैसे स्प्रिंग फोर्स हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्प्रिंग फोर्स जो है वो कैसा हो जाता है, वो वेरिएबल फोर्स हो जाता है। कैसे? देखो ये स्प्रिंग है, ठीक इस तरफ मान लो अप्लाइड फोर्स F लगाया है, तो और F कितना लगाया है, जस्ट स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही लगाया है, ताकि उसको मिनिमम फोर्स के साथ खींचा जा सके। ज्यादा भी लगा सकते हैं आप, ज्यादा लगाइए उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या ही एक्सेलरेशन कराने की जरूरत है, उसको बस पहुंचाना है, किसी डिस्प्लेसमेंट कराना है तो उसके बराबर लगाओ, जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, है ना, जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इधर का F और इधर का kx बैलेंस हो जाएगा। अब देखो स्प्रिंग फोर्स होता है kx, तो जैसे जैसे x ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, जैसे जैसे x कम होगा तो स्प्रिंग फोर्स कम होगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स जो वो कैसा हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। तो उसकी वजह से जो वर्क डन लिखेंगे हम वो इसी तरीके से लिखेंगे, है ना, F डॉट डी आर वाले तरीके से लिखेंगे। तो ये हुआ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय वेरिएबल। दूसरी बात है वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, कांस्टेंट फोर्स होता है, उसकी वजह से वर्क डन लिखना आसान है। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो मुझे लगता है कि आप लोग भी लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये हम लोग निकालते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे होगा, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए, ठीक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और फिर वर्क डन बाय हम लोग स्प्रिंग फोर्स देखेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सिंपल है, मान लो यहां पे एक बॉक्स था और नीचे चला आया, ग्राउंड पे चला गया, ये कौन सा लेवल है, ये ग्राउंड का लेवल है। यहां से यहां तक की जो हाइट थी वो h हाइट हो गई, वो h हाइट हो गई। पूछा है कि बॉक्स यहां से यहां तक गिरा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए कि कितना होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में सिंपल हम लोग वर्क डन को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डॉट है वो cos थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0 इज 1, तो FD हो जाएगा। फोर्स कितना होता है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ mh, तो ये कितना आ गया mgh। और ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव आया है, mgh पॉजिटिव आया है। कब? जब इसको यहां से यहां लेके गया है, फर्स्ट केस, जब इसको यहां से यहां लेके गया है। दूसरा केस जब इसको ऊपर लेके जाया जाएगा, है ना, इसी बॉक्स को ऊपर लेके जाया जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट h। लेकिन अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री। cos 0 डिग्री था वहां पे, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, cos 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, बट ये वाला देखो सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो उस केस में कितना आ जाएगा, माइनस mgh। सिंपल सी बात है यार कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग वर्क भी तो कर रहे हैं। ग्रेविटी नीचे थी, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ऊपर लेके जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत है ना, ऐसा नहीं कि बस रख दिया है तो वर्क डन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं, वर्क डन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर पहुंच जाएगा। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा, वो यानी कि उस पर कुछ पॉजिटिव वर्क डन भी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स कर रहा होगा, नेगेटिव वर्क डन अपने आप नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, ये हुआ। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए यार, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे होगा, है ना, कि सिंपल सा एक ब्लॉक ले लेते हैं,
ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, मान लो ये ब्लॉक 5 kg का है, ब्लॉक 5 kg का है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, ठीक। एक फोर्स लगा इसके ऊपर, यहाँ पे फोर्स लगा है, F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन का फोर्स लगा है, F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन का फोर्स लगा है। क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन बाय, है ना, वर्क डन बाय क्या है, एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन डिस्प्लेसिंग 5 मीटर्स, इन डिस्प्लेसिंग 5 मीटर्स। ये है क्वेश्चन, सॉल्व करके देखिए यार आंसर क्या आ रहा है ना, कि एक ब्लॉक है 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस सरफेस का, ब्लॉक 5 kg का है, उस पर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, ठीक। सब कुछ सारी वैल्यू आपको दी हुई है। पूछा गया कि वर्क डन बताइए 5 मीटर तक अगर वो डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन बताइए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और वर्क डन बताइए फ्रिक्शन के द्वारा, दोनों के द्वारा वर्क डन कितना आएगा। सॉल्व कर सकता है कोई? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो सिंपल था कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन डायरेक्टली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 150 न्यूटन का वर्क डन हो गया यार, सॉरी वर्क डन हो गया, तो ये 150 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, है ना। न्यूटन मीटर, सिर्फ न्यूटन नहीं लिखना, न्यूटन लिख रहा है तो न्यूटन मीटर या फिर ऐसा यूनिट जूल। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, कोई सोच सकता है क्या कि जो फ्रिक्शन है वो कितना वर्क डन करेगा? देखिए मैं बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ ना। एक्सटर्नल फोर्स का सही बताया आप लोगों ने, 150 जूल जो है कि आ रहा था। फ्रिक्शन की वजह से निकालने के लिए सबसे पहले देखो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये देखना हमारे लिए जरूरी होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक लग रहा होगा और ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया है, बट हमें चेक करना है ना, हमें चेक करना है, क्योंकि हो सकता था कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 भी हो जाए, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं तो फिर वर्क डन कैसे होगा, चलना तो पड़ेगा। तो चेक कर लो। तो एफएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एफएस मैक्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ये हमेशा म्यू एन से कम ही रहता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन। म्यू की वैल्यू है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी। सो एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 है, 25 है ना, सॉरी 5 kg है तो सिंपल 50 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 25 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 25 न्यूटन। सामने जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन का है। ऑब्वियस सी बात है 5 न्यूटन का फोर्स ज्यादा लग रहा है राइट साइड में, तो राइट साइड में पार्टिकल चला जाएगा, राइट साइड में पार्टिकल चला जाएगा, राइट साइड में पार्टिकल जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा? देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू दिस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी देखो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आगे की तरफ होगा। तो यहां पे भी ध्यान दो कि एफ डॉट, है ना, हर बार मैं डॉट नहीं लिखूंगा, कई बार आप खुद समझ जाइएगा। एफ डॉट डी, जिसमें इस बार क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स है 25, डिस्प्लेसमेंट है 5 इंटू कॉस 180 भी आएगा यार, कॉस 180 डिग्री, यानी कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, 125 न्यूटन जूल नेगेटिव। आया नहीं आया यार? 125 जूल का वर्क डन होगा फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि ये हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए ये नोट कर लिया आप लोगों ने, देख लीजिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसी में क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है, सी ऑप्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन फाइंड कीजिए। अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट मालूम था हम लोगों को सीधा सीधा कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। अब 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, तो 2 सेकेंड में कितना होगा ये तो हम मोशन इन 1 डायमेंशन में सीखे हुए हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो s = ut + ½ at², v² = u² + 2s, v = u + 80। 3 इक्वेशन यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बोलो सही या गलत, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट s = ut + ½ at²। इसमें कुछ बोला नहीं गया है कि इनिशियली कितनी वेलोसिटी दी थी, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ½ at² सिंपली। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ½ at²। अब यहां देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें एक्सेलरेशन पता है क्या, नहीं पता है एक्सेलरेशन। टाइम पता है क्या, टाइम पता है 2 सेकंड पता है। तो सबसे पहले हमारा काम है एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो दैट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स यानी कि F एक्सटर्नल, देखो यहां पे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में क्या लिखेंगे, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन = मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो कहीं गड़बड़ है क्या, आ रहा है समझ में। नेट फोर्स तो F माइनस F के, F की वैल्यू है 30 न्यूटन, F की वैल्यू है 25 न्यूटन, अभी निकाली थी हमने। दिस = 5 इनटू एक्सेलरेशन। 6 माइनस क्या आ जाएगा 1, 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है नहीं है यार, है ना। 5 से डिवाइड कर दिया, ये बचा 6, ये बचा 5, 6 माइनस 5 1 आ गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन अगर पता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना, कितना आ जाएगा t² यानी कि 4। तो ये कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया यार 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम लोग वर्क डन भी निकाल सकते हैं कि दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वर्क डन विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। 2 मीटर है 4 मीटर है 2 मीटर है, ठीक। ये कितना आ गया 50। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बता दो यार आप लोग, ये सिंपल से बता दो कि ये वाला सर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पिछली बार क्या हुआ था, वर्क डन नेगेटिव हो गया था, किसका, फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ऐसे 2 लेयर है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, ये 2 लेयर है, तो इन दोनों लेयर पे देखो, अब ये वाली लेयर इधर जा रही है और ये वाली लेयर भी इधर जा रही है। ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, बट ये दिया हुआ है कि V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1। ध्यान से समझना इस चीज को, V2 इज लेस देन V1, ठीक। तो V2 इज लेस देन V1 में देखो V2 भी जा रहा है, V1 भी जा रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से कम वेलोसिटी से जा रहा है, नीचे वाले से कम वेलोसिटी से जा रहा है। फ्रिक्शन समझा रहा हूं मैं, डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे हम लोग लेते हैं। तो इस पे जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये किधर जा रहा है, ये पीछे की डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऊपर वाला लेयर,
कब? जब इसके ऊपर बैठेंगे, ऑरेंज वाले ब्लॉक के ऊपर बैठेंगे तो आपको लगेगा ग्रीन वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे जब बैठेंगे तो ये तो तेज चल रहा था, ये स्लो चल रहा था, तो हम बाहर से देखेंगे तो ये आगे जा रहा होगा तेजी से और ये आगे जा रहा होगा थोड़ा कम रेट से। तो जब हम इसी के ऊपर बैठ जाएंगे तो ये क्या जा रहा होगा? पीछे जा रहा होगा ना। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा यार? बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लिया मैंने। इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ। समझ रहे नहीं समझ रहे? दोनों आगे चल रहे थे फिर भी देखो फ्रिक्शन आगे लग रहा है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स इन कॉन्टेक्ट। हाँ, है ना? जो भी मोशन है उस मतलब जो भी रिलेटिव मोशन है उसको हमेशा अपोज करेगा हमारा फ्रिक्शन। ये मत देखो कि किधर जा रहा है, ऐसे देखोगे तो किधर जा रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन तो दोनों पे किधर लगना चाहिए? पीछे लगना चाहिए। लेकिन पीछे कब लगेगा ये तो डिपेंड करता है ना कि मोशन, रिलेटिव मोशन कैसा है। अगर यहाँ पे ये मान लो कि फ्लोर हो जाता, ये क्या हो जाता? फ्लोर हो जाता, तब तो इस वाले के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग गया, क्योंकि फ्लोर के रिस्पॉन्स में ये V1 से आगे जा रहा था तो ऑब्वियसली फ्लोर इसको पीछे खींचना चाहेगा। लेकिन ये जो ऑरेंज ब्लॉक है इसके अकॉर्डिंगली तो ये ग्रीन वाला पीछे जा रहा है क्योंकि धीरे रेट से आ रहा था, है ना। ऐसा समझ लो कि एक ट्रेन है ना, ट्रेन है, ट्रेन के एक बॉक्स पे हमने कुछ रख दिया है, लेट अस से एक बॉक्स रख दिया है। अब ट्रेन हाई स्पीड से जा रही है, ट्रेन हाई स्पीड से जा रही है, बॉक्स अगर नीचे नहीं गिर रहा है तो बॉक्स उस पर फिसलेगा, तो बॉक्स भी आगे तो जाएगा लेकिन बॉक्स उस पर फिसलेगा, बॉक्स फिसलेगा तो पीछे जाता जाएगा हल्का हल्का। तो जब हम बाहर से देखेंगे तो बॉक्स और ट्रेन दोनों आगे जाता जाएगा, बॉक्स कम स्पीड से जाएगा और ट्रेन ज़्यादा स्पीड से जाएगी। जब हम लोग बाहर से देखेंगे बॉक्स फिसल रहा है उसके ऊपर, लेकिन हमें तो आगे जाता हुआ तो दिखाई देगा। लेकिन जब आप ट्रेन के ऊपर ही चढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बॉक्स पीछे खिसक रहा है, बॉक्स स्लिप होकर पीछे खिसक रहा है और मैं जो हूँ मैं तो आगे जा रहा हूँ। तो फिर जब ये पीछे खिसक रहा है, पीछे इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इन दोनों लेयर्स में अब ये दोनों लेयर्स की बात आ जाती है कि एक ये लेयर है एक ये लेयर है। ये लेयर अगर पीछे जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना मोशन को, जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लगेगा। तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार जा तो आगे ही रहा था तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? नेगेटिव 50 जूल आ जाएगा, नेगेटिव 50 जूल आ जाएगा। नोट कीजिए, ये हुआ कांस्टेंट फोर्स जो है उनके द्वारा वर्क डन। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक, वेरिएबल फोर्सेस। अब वेरिएबल फोर्स लेते हैं यार, वेरिएबल फोर्स लेके हम लोग निकाल के देखते हैं। देखो वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालते कैसे हैं। सेम ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा है F = 2T, F = 2T। ब्लॉक जो है वो 1 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक 1 kg का है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है यहाँ पे, सब जीरो है, कुछ नहीं दिया हुआ है। बस बोला गया है कि फाइंड, पहला है कि वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 मीटर्स। ठीक, पहले 2 मीटर में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना वर्क डन होता है ये फाइंड करो। फिर दूसरा है कि वर्क डन बाय सेम फोर्स इन 2 सेकेंड्स। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो ये भी समझ जाएंगे। देखो सॉल्व करो यार। अब फोर्स कैसा हो गया? वेरिएबल फोर्स हो गया है, फोर्स वेरिएबल होता है। चलो पहला मैं सॉल्व करता हूं, दूसरा आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए फोर्स वेरिएबल है, बोला है कि 2 मीटर, ये फोर्स ऑब्वियसली डिस्प्लेस तो करेगा ही, 2 मीटर का है तो 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर डिस्प्लेस करता हुआ जाएगा, क्योंकि अपोज करने के लिए इस बार तो फ्रिक्शन ही नहीं है। तो अब हम लोग वर्क डन को लिखेंगे कि वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार दोनों पैरेलल हैं, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो फोर्स जो है
ये फोर्स देखो, फोर्स कितना है 2t, फोर्स कितना है 2t। ये हम लोगों को dr जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो लिख रहे थे वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब हम लोगों को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। dr किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। कि ये जो टाइम है इसको इंटीग्रेट तो आप टाइम dt के, अगर टाइम का फंक्शन है तो dt के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, dr के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो आपको dr निकालना पड़ेगा कि dr कितना होगा। कैसे निकालोगे dr, सोचो। dr इज व्हाट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ेगा किसके टर्म्स में, dt के टर्म्स में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। अब यहां पे dr करके इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हम लोग, यहां पे dt होना चाहिए। तो dr की जगह dt कैसे आएगा ये हमें सोचना है। dr का एक फंक्शन बनाना है जिसमें dt आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही बात, फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है, फोर्स है 2t, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की बात आएगी। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे dv बाय dt। क्या लिखेंगे, dv बाय dt। मास की वैल्यू 1 है, 2t इंटू dt इज इक्वल टू dv। समझ रहे, ठीक। इंटीग्रेट कर देंगे dv को, कहां से, 0 से लेके v तक और टाइम को 0 से लेके t तक। 2t dt इंटीग्रेशन, 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, यानी कि t स्क्वायर आ जाएगा। t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 से लेके t तक t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ v आ जाएगा। v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लिमिट बराबर डालनी, 0 से 2 और 0 से v, है ना। इनिशियली कुछ नहीं दिया हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल मान लेंगे कि कुछ v होगा, ठीक। अब हमने v निकाल दिया, इस v निकाल दिया है तो इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आया है तो इस v को लिख सकता हूँ ना, ds बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। ds की वैल्यू आ गई, ds या dr जो भी है ना। यही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, ds, इसको dr ही लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। दिस ds इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, dr बाई डी टी, और यहाँ पे dr dt को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो dr की वैल्यू टी स्क्वायर डी टी आ गई यार, टी स्क्वायर डी टी आ गई। यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। 2 बाहर आ गया, 2 इंटू टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेस टू 4/4, है ना, प्लस सी, या यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे। टाइम इन्होंने बोला था वर्क डन बाय फोर्स इन 2 मीटर। अब 2 मीटर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये देख लेते हैं हम लोग, 2 मीटर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट डाल देंगे, है ना। 2 मीटर कितना डिस्प्लेसमेंट होना है, 2 मीटर होना है। यहाँ पे देख लेते हैं 2 मीटर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये 2। पहले तो इंटीग्रेट कर, अच्छा ये इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये क्या आ गया, टी रेस टू 4/4, टी रेस टू 4/4 आया नहीं आया समझ में, टी रेस टू 4/4। अब यहाँ पे बोला है 2 मीटर, कितना बोला है 2 मीटर, तो हम टाइम फाइंड कर लेंगे कि उस 2 मीटर में टाइम कितना हुआ, उस 2 मीटर में टाइम कितना हुआ वो यहाँ पे पुट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले ये टाइम का फंक्शन हम लोगों ने निकाल दिया, दिस इज व्हाट वर्क डन। 2 मीटर के लिए कितना टाइम लगा है वो निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमारा वर्क डन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 सेकंड में, तो यहां डायरेक्टली 2 सेकंड डाल देंगे, 2 सेकंड डालते यहां कितना आ जाएगा 2⁴, यानी कि 16/4 इज इक्वल टू 4 जूल। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया यार, सिंपल। क्या तरीका बताया मैंने, एक तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के लिए उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वेरिएबल फोर्स आ जाएगा तो वेरिएबल फोर्स के लिए एक बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को रखना पड़ेगा दिमाग में कि हमेशा हम स्टार्ट किससे करें, वर्क डन से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें, वर्क डन से स्टार्ट करें, ताकि F.dr लिखेंगे, फिर फोर्स जो भी फंक्शन दिया हुआ है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होता, तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होता, लेट अस सपोज, समझिएगा इसको, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होता कि 2x² + x, ऐसे करके दिया होता फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख देते 2x² + x इंटू dr की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x में माना जा रहा है, तो उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे तो वो भी पता चल जाएगा हमें। फंक्शन किसका दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है,
फंक्शन किसका दे रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो आसान है, हमारे पास पहले ही डी आर रहता है, डी आर को आर के टर्म्स में हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट। अगर फंक्शन टाइम का दिया है तो यहाँ पे टाइम बनाना पड़ेगा और डी आर को भी डी टी बनाना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे। टी को विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वर्क डन बाय फोर्स इन 2 मीटर बोला है, तो 2 मीटर में अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल देंगे कि टाइम कितना हुआ है। टाइम निकाल लो यहां से, देखो डिस्प्लेसमेंट आया था, डिस्प्लेसमेंट एस एस एस, ये है डी आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, और डी आर बाई डी टी वेलोसिटी ये यहां, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखो यहां पे डी आर, ये मिटा देता हूं मैं, इतना समझ गए होंगे पहले ही, पहले वाले का आंसर निकालो मैं। डी आर इज इक्वल टू क्या आया है, टी स्क्वायर डी टी, डी आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। ठीक, देखो यार यहाँ पे ध्यान से इंटीग्रेट कर दो इसको, तो आर इक्वल टू, ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 से आर, टाइम क्या डाल देंगे 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, आर विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा टी क्यूब बाय 3, है ना। टाइम 0 से लेके 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बोला है, अच्छा टाइम फाइंड करना, ओके, 0 से लेके टी तक। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि 2, है ना। पहले वाले में वर्क डन बाय फोर्स इन 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, टाइम हम लोग को निकालना था, तो टाइम हमने मान लिया 0 से टी। अब इस टाइम में यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर हुआ है, तो डी आर का आर आ जाएगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 2, बिकॉज फाइनल 2 माइनस 0 आएगा ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 will be equal to t cube by 3, so t cube will be equal to 2 3 जा 6, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई क्यूब रूट ऑफ 6। आया नहीं आया बोलो? टाइम की वैल्यू निकाल दी है मैंने कि टाइम जो है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना टाइम लगेगा, तो इस टाइम को अब यहां पे पुट कर दोगे यार t⁴ में, इस टाइम को यहां पे पुट कर दोगे। चलो सर पुट करके दिखाइए कितना आएगा। ये तो पुट तो कर सकते हो ना, वैल्यू तो पुट कर सकते हो यार। देख लीजिए, अब यहाँ पे टाइम मैंने निकाल दिया है कि 2 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, उस टाइम को यहाँ डालेंगे, वर्क डन आ जाएगा। वैल्यू, क्योंकि टाइम की वैल्यू पता है सर, टाइम की वैल्यू जो है क्यूब रूट ऑफ 6 लग रही है, कब 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। और भी तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग तरीके यूज करते रहेंगे। जो तरीका पहले स्ट्राइक किया वो हमारा बेस्ट तरीका होता है, मैंने बार बार कहा है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, तो उसकी वजह से वर्क डन देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखो ठीक, देखो इधर एक मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है ताकि ये इस ब्लॉक को जस्ट डिस्प्लेस करे। ठीक, क्या करे, जस्ट डिस्प्लेस करे। तो मिनिमम फोर्स कितना होगा, जो इसको रोकने के लिए, इस ब्लॉक को रोकने के लिए पीछे जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आप लगा दीजिए। उससे अगर ज्यादा लगाएंगे, F माइनस के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्यों करवाना, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये थोड़ी होता है कि पार्टिकल रुका हुआ है, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। क्या होता है, शुरू में आप हल्का सा 0.00001 न्यूटन का फोर्स ज्यादा लगा दीजिए। शुरू में अगर इनर्शिया आपने तोड़ दिया, यानी कि फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया, तो फिर आप बराबर में फोर्स लगाते रहिए, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो मिनिमम फोर्स तो यही हुआ। ज्यादा फोर्स लगाओगे, एफ की वैल्यू के एक से बहुत ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन हमें लाना ही क्यों है, मिनिमम फोर्स लगा के हम तो वर्क डन करेंगे, बिकॉज वर्क डन इज आवर एनर्जी, हमारी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो बात करें कि मिनिमम फोर्स के साथ अगर हम ये खींचेंगे तो देखो स्प्रिंग फोर्स निकल सकता है हमारा। कैसे निकलेगा कि फोर्स इज इक्वल टू, है ना, कितना होता है के एस, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के एक्स, है ना। अब जब इसको खींच रहे हैं
जब क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको बाहर की तरफ, लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक कितना हुआ है, x डिस्प्लेस हो गया है ये। तो अब इसको जब खींच रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। जहां पे भी दिक्कत होगा बता देना यार, सर समझ में नहीं आया, डायरेक्शन समझ में नहीं आया या साइन समझ में नहीं आया। तो यहां क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव, हमेशा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स कैसा है, पीछे की तरफ है। समझ में आ रही है बात, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और फोर्स पीछे की तरफ है। अगर सिर्फ फोर्स की बात करें कि स्प्रिंग फोर्स है कितना, हम नहीं देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ वैल्यू की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो होगी, वैल्यू तो क्या है, kx, ये क्या है, ये वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, kx। अगर वेक्टरली लिखा जाए तो माइनस kx लिखना चाहिए, क्योंकि x जो है वो आगे हो रहा है और फोर्स जो है वो पीछे लग रहा है। यानी कि हमें बताता है कि स्प्रिंग फोर्स x के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो जब आप दबाते हो इसको, यानी कि इसको कंप्रेस करोगे, उस केस में क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स इसको आगे की तरफ पुश करेगा, स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ। लेकिन इसको आपने क्या किया है, कंप्रेस किया है, x इधर है बट स्प्रिंग फोर्स इधर है, तो उस वक्त भी क्या हुआ, माइनस। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने वेक्टरली लिखा है kx। ये वैल्यू है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है kx। ठीक, चलो वर्क डन लिखते हैं कि यहां से यहां तक अगर लेके गए तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dx या dr, जो भी डिस्प्लेसमेंट है। डॉट इसलिए लग रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हो पैरेलल एंटी पैरेलल ही होगा, लेकिन वहां डॉट साइन के साथ लिखने के लिए लिखा है। फोर्स की वैल्यू कितनी है, kx है, फोर्स की वैल्यू कितनी, यहां पे जो फोर्स डालते हैं हम लोग वो याद रखिएगा, वैल्यू डालते हैं, यहां पे वेक्टरली नहीं डाला अभी, क्यों, क्योंकि ये भी तो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिया है मैंने। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लेता हूं तो ये भी वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, जैसे ये लिया है तो ये भी लिया है। अभी क्या कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं वैल्यू ले रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, वैल्यू ले रहा हूं। अगर वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो एग्जैक्ट डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो नहीं कर रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं वहां पे, ए बी कॉस थीटा जो वैल्यू है ना, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखते हैं ना, ए बी कॉस थीटा, तो मैं ये ए बी कॉस थीटा वाला चीज यूज कर रहा हूं, ए बी कॉस थीटा भी लिख देता हूं, चलो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा यार, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे आ जाएगा, समझ रहे, के एक्स इंटू डी एक्स, ये डॉट क्या हो जाएगा, कॉस 180 लेके आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस के बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, सिर्फ बोले फोर्स तो हमेशा वेक्टरली नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, क्या जो हमारा वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स का वो भी हमेशा नेगेटिव होगा, वो भी हमेशा नेगेटिव होगा। क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव, will always be negative, yes or no? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा क्या, फोर्स तो फोर्स तो हमेशा नेगेटिव हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, बट वर्क डन की क्या बात करेंगे, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा क्या, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव होगा क्या, नहीं, वो डिपेंड करता है कि किधर का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं हम लोग। जैसे कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में फोर्स इधर लग रहा है, कंप्रेशन में फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, तो जब ये यहां से लेके यहां तक जाएगा तो उसमें स्प्रिंग फोर्स भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लगेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस केस से छोड़ोगे, देखो इस केस से छोड़ोगे, वापिस से वही है कि इस केस से छोड़ोगे तो इसको क्या करें, स्प्रिंग इधर खींच रही है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इधर होगा, तो कहां तक पॉजिटिव होगा, यहां तक फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये ब्लॉक इधर आएगा तो स्प्रिंग फोर्स उसको उधर धक्का देगा, बट ये ब्लॉक तो अपने मोमेंटम की वजह से इधर जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो समझ रहे कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। ये वाला जो मैंने लिखा है स्प्रिंग फोर्स, ये एग्जैक्टली इस इलोंगेशन प्रोसेस के लिए है। ये किस प्रोसेस के लिए है, इलोंगेशन प्रोसेस के लिए है।
तो साइन की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर यहां से तो साइन हमेशा ऐसे आएगा। आप वर्क डन बाय स्प्रिंग देखिए ना, कि स्प्रिंग का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से वर्क डन हम पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो आई होप कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपको समझ में आया है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोगों ने निकाला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि एनर्जी के कितने कितने फॉर्म होते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।